हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देखने जा रहे हैं पावर सिस्टम के पार्ट। हमने इससे पहले जो भी पार्ट बनाए हैं, पार्ट 1 पार्ट 2, तो ये पार्ट 3 हमारा होगा पावर सिस्टम का, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग देखने जा रहे हैं पावर सिस्टम से इम्पोर्टेंट जहाँ से कुछ क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं, देखने को मिलते हैं, और मैं कुछ कॉन्सेप्ट बताऊँगा आपको कैसे क्या होता है, ठीक है ना। आपको कुछ रटना नहीं है दोस्तों, आपको समझना है। मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लेकर आया हूँ, उसमें मैं आपको भी बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। आज हम लोग देखेंगे स्किन इफ़ेक्ट होता क्या है, ठीक है, और स्किन इफ़ेक्ट से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर से मैंने इस टॉपिक को लिया है और यहाँ से क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते ही आते हैं। बहुत सारे ऐसे प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम है जहाँ पे स्किन इफ़ेक्ट से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है दोस्तों। तो मैं उससे रिलेटेड चलिए मैं बता देता हूँ आपको स्किन इफ़ेक्ट होता क्या है, ठीक है। तो चलो देखते हैं स्किन इफ़ेक्ट होता क्या है। तो मैं कुछ पढ़ देता हूँ, उसको ध्यान सुनिएगा। अभी मैं आपको समझ में आ जाएगा, यहाँ से नहीं समझ में आएगा तो। लिखा है दोस्तों स्किन इफ़ेक्ट, ठीक है। स्किन इफ़ेक्ट होता क्या है, ठीक है। तो ठीक है, दिया है कि इफ़ डीसी इज पास्ड इन ए कंडक्टर द करंट डेंसिटी इज यूनिफॉर्म ओवर द क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, बट व्हेन एन अल्टरनेटिंग करंट फ्लो थ्रू द कंडक्टर द डिस्ट्रीब्यूशन टेंड्स टू बिकम नॉन यूनिफॉर्म। देयर इज अ टेंडेंसी टू करंट क्राउडेड नियर टू सरफेस ऑफ द कंडक्टर। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड स्किन इफेक्ट। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जब हम किसी कंडक्टर में डीसी सप्लाई को देते हैं दोस्तों, तो क्या होता है कि जो करंट डेंसिटी होती है उस कंडक्टर के अंदर, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होती है। लेकिन जैसे ही हम उसी कंडक्टर में, अगर कोई कंडक्टर अगर एसी देंगे, तो कंडक्टर क्या होगी कि वो कोर से, मतलब जो सरफेस होगा कंडक्टर का, वहाँ पे करंट ज़्यादा जाएगी कोर की तुलना में। जो हमारा सेंटर वाला हिस्सा होगा, करंट वहाँ से ना जाकर वो कोर की तरफ भागती है। यही घटना हमारी क्या कहलाती है, स्किन इफेक्ट कहलाती है, ठीक है ना। तो एक तरीका तो यहाँ से ये समझ में आ गया कि स्किन इफेक्ट डीसी में नहीं होता है, ठीक है। ये भी आपको भी समझाऊंगा मैं कि स्किन इफेक्ट डीसी में नहीं, क्यों नहीं होता है, एसी में क्यों होता है, ठीक है। करंट क्यों हमारी कोर की तरफ भागना, मतलब सरफेस की ओर क्यों भागना चाहती है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको समझते हैं। और स्किन इफेक्ट की डिपेंडेंसी से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। कभी कभी डिफिनेशन दे के पूछ देता है कि जब किसी, मतलब ऐसे क्वेश्चन दे देगा, कहेगा कि अगर किसी कंडक्टर से करंट फ्लो हो रही है तो करंट जो है कोर से ना जाकर वो सरफेस की तरफ भागती है। यह घटना क्या कहलाती है, तो ये हमारी घटना क्या कहलाती है, स्किन इफेक्ट कहलाती है, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है, बिल्कुल स्किन इफेक्ट कहलाती है, ठीक है। चलिए इसकी डिपेंडेंसी देखते हैं। डिपेंडेंसी से क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, तो चलिए हम लोग इसकी डिपेंडेंसी देखते हैं, किस पे ये डिपेंड करता है, ठीक है। और डिपेंडेंसी से क्वेश्चन क्या क्या आते हैं। तो रिमेंबर, आपको पॉइंट दिख रहा होगा, तो आपको रिमेंबर याद रखना है, ठीक है। तो रिमेंबर में क्या याद रखना है आपको, देखिए स्किन इफेक्ट जो होता है वो सप्लाई फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पे बढ़ता है, ठीक है। कंडक्टर का जो डायामीटर है वो बढ़ाने पे बढ़ता है, और परमेबिलिटी बढ़ाने पे भी बढ़ता है। तो घटता किस पे है भाई, ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है कि घटता किस पे है। तो देखिए स्किन इफेक्ट जो होता है हमारा, स्किन इफेक्ट, ठीक है, स्किन इफेक्ट जो होता है वो क्या होता है कि हम जैसे ही स्किन इफेक्ट, ठीक है, स्किन इफेक्ट फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पे क्या होगा, बढ़ेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। मतलब जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो स्किन इफेक्ट क्या होगा, हमारा बढ़ेगा। परमेबिलिटी बढ़ाएंगे तो स्किन इफेक्ट क्या होगा, हमारा बढ़ेगा, ठीक है ना। सेम यहाँ परमेबिलिटी भी हो जाएगा हमारा, ये भी बढ़ेगा, ठीक है। डायामीटर अगर हम बढ़ाएंगे तब भी हमारा स्किन इफेक्ट क्या होगा, बढ़ेगा। यानी जो हमारा कंडक्टर है उसका डायामीटर अगर हम बढ़ाएंगे तो हमारा स्किन इफेक्ट क्या होगा, पहले की तुलना में और बढ़ जाएगा, ठीक है। यानी कंडक्टर का डायामीटर बढ़ने से स्किन इफेक्ट हमारा क्या होता है, बढ़ जाता है, वो ज़्यादा ही बढ़ता है, ठीक है। तो पावर ग्रिड में यहाँ से क्वेश्चन NR1 में आया था, जो PGCIL का NR1 जो पेपर हुआ था नॉर्थ रीजन में, ठीक है ना, जिसका सेंटर नोएडा दिल्ली में देता, एक बार मतलब उस साइड में देता है। तो उसमें क्वेश्चन ये आया था दोस्तों कि जो स्किन इफेक्ट होता है वो डायमीटर पे कैसे डिपेंड करता है, ठीक है। तो उसने वहाँ पे ऑप्शन बना दिया था कि स्किन इफेक्ट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर, ठीक है। स्किन इफेक्ट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी क्यूब, डी के पावर 4। स्किन इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी के पावर 3/2, ऐसे ऑप्शन देकर पूछ दिया था, ठीक है। तो स्किन इफेक्ट देखिए बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट होता है कि हमारा जो स्किन इफेक्ट होता है, ठीक है, अब हमारा जो स्किन इफेक्ट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर। मतलब जो स्किन इफेक्ट होता है वो हमारा जो कंडक्टर का डायामीटर है उसके स्क्वायर के रूप में बढ़ता है, ठीक है ना। तो आप ये बहुत इंपॉर्टेंट इसको याद रखिएगा कि स्किन इफेक्ट जो हमारा होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंडक्टर के डायमीटर का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो स्किन इफेक्ट क्या होता है दोस्तों, हमारे
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर। ये क्वेश्चन पावर ग्रिड में पूछ चुका है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब एक बात याद रखिए, स्किन इफेक्ट क्या होता है कि स्किन इफेक्ट जितने भी पैरामीटर हमने बताया कि परमेबिलिटी बढ़ाने पे बढ़ता है, डायमीटर बढ़ाने पे बढ़ता है, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पे बढ़ता है, लेकिन स्किन इफेक्ट जो हमारा होता है, अगर हम रजिस्टिविटी बढ़ाएँ, एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा कि अगर हम रजिस्टिविटी को बढ़ाएं, मात्र यही एक पैरामीटर है स्किन इफेक्ट में कि अगर हम रजिस्टिविटी को बढ़ाएं, तो याद रखने का बहुत ही बेहतरीन है, अगर हम रजिस्टिविटी को बढ़ाएं तो हमारा स्किन इफेक्ट क्या होता है, घटता है, ठीक है ना। बाकी जितने भी पैरामीटर हैं लगभग बढ़ाने पे हमारा स्किन इफेक्ट क्या होता है, बढ़ता है। बस रजिस्टिविटी को बढ़ाने पर स्किन इफेक्ट हमारा घट जाता है। तो याद करने का बहुत ही बढ़िया तरीका है कि बस मात्र एक रजिस्टिविटी ऐसा पैरामीटर है जिसको बढ़ाने से स्किन इफेक्ट हमारा क्या होता है, घट जाता है, ठीक है दोस्तों। तो आगे हम लोग इसको एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा दोस्तों इसमें कि जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब करें। वीडियो थोड़ा आने में 1-2 दिन लेट हो जा रहा है दोस्तों, लेकिन मैं लेकर आता ही रहूँगा, ठीक है दोस्तों। ऐसे इसके बाद मैं अभी EIM लेकर आने वाला हूँ। SSC JEE में जितने भी क्वेश्चन आज तक पूछे गए न्यूमेरिकल, मैं बेस्ट MCQs उसमें से लेकर आऊँगा, ठीक है ना। EIM के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो मेरा अगला सेशन वही होगा EIM का ही, ठीक है। इसके बाद मैं पावर सिस्टम के बेस्ट MCQs भी लेकर आऊँगा, जो कि JB गुप्ता BK मेहता से होगा, जो कि एग्ज़ाम में आते ही मैं सिर्फ उसी क्वेश्चनों को लेकर ही आऊँगा, ठीक है दोस्तों। और आप मेरे मैथ के जो पढ़ा रहे हैं चैप्टर उसको भी देखा करिए दोस्तों, बहुत ही JEE के लेवल से बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कैसे इसको हम लोग समझते हैं स्किन इफेक्ट क्या होता है। देखिए ये कंडक्टर आपको दिख रहा होगा ना, हम लोग ओवरहेड लाइन में हम लोग ACSR कंडक्टर यूज़ करते हैं, एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रिइंफोर्स्ड, ठीक है। अब एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रिइंफोर्स्ड के यूज़ करते हैं, जबकि हम जानते हैं कि हमारा कंडक्टर देखें तो कॉपर हमारा अच्छा होता है, सिल्वर अच्छा होता है कंडक्टिविटी के हिसाब से, मतलब ये बेस्ट कंडक्टर माने जाते हैं। सबसे बेस्ट हमारा सिल्वर होता है, ठीक है, क्योंकि उसकी रजिस्टिविटी बहुत कम होती है तो उसकी कंडक्टिविटी हाई होती है, ठीक है ना। तो अब क्या होता है कि हम लोग ट्रांसमिशन लाइन में हम लोग ACSR कंडक्टर यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ACSR कंडक्टर यूज़ करने का मतलब ये कि उसमें जो एल्युमिनियम लगाया जाता है ना, तो एल्युमिनियम क्या होता है कि हल्का होता है, ठीक है। सबसे बड़ी बात एल्युमिनियम हमारा हल्का होता है, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है, वो सस्ता होता है। एल्युमिनियम का जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है, हाईली होता है। और सबसे बड़ी बात एल्युमिनियम, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एल्युमिनियम जो है इंडिया में ईजिली अवेलेबल है, ठीक है ना। इन तीन चार जितने भी कारण हैं, ठीक है, तो इस वजह से हम लोग इंडिया में ACSR कंडक्टर ट्रांसमिशन के लिए प्रीफर किया जाता है, ठीक है ना। हम सिल्वर और कॉपर को नहीं ट्रांसमिट कर सकते हैं बहुत दूर दूर तक, क्योंकि बहुत हमारा खर्चा पड़ जाएगा, क्योंकि सिल्वर हमारा महंगा होता है, कॉपर महंगा होता है। अगर आप कॉपर से ट्रांसमिट करते हो सिल्वर से, तो दोस्तों आप जानते ही हो क्या होगा, लोग उसको काट के बेच भी सकते हैं ना। बात ये भी है, कोई ना कोई दिमाग लगा के, क्योंकि यहाँ तो बहुत तरीके के लोग होते हैं। तो इस वजह से बहुत सारे रीज़न्स हैं कि हम लोग ACSR कंडक्टर का हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो कंडक्टर हमारा ACSR कंडक्टर में क्या होता है कि सेंट्रल वायर जो हमारा होता है वो स्टील का बना होता है, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा हो कैसा बना होता है। सेंटर वाला हमारा जो वायर होता है हमारा किसका बना होता है, स्टील का बना होता है। अब बाहरी बाहर जो भी होता है ना वो हमारा एल्युमिनियम का बना होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन ये पूछता है कि अगर किसी कंडक्टर में ACSR कंडक्टर में 25/7 लिखा हुआ है, ठीक है, तो मैं यही सेम क्वेश्चन एग्जाम में आया था, 25/7 लिखा हुआ है, तो इसमें ये पूछता है कि इसमें कितने एल्युमिनियम है, कितने क्या है हमारे स्टील है। तो अगर आपको ये डायग्राम याद है तो आप देख के अंदाज़ा लगा लेंगे, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा क्या होते हैं, एल्युमिनियम होते हैं, यानी ऊपर वाला हमारा क्या होगा, एल्युमिनियम, मतलब ज़्यादा नंबर में तो एल्युमिनियम है हमारा होता है ACSR में, तो ऊपर वाला क्या होगा, एल्युमिनियम होगा, नीचे वाला क्या हो जाएगा, हमारा स्टील हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन ये भी पूछ चुका है, RK राजपूत में क्वेश्चन दिया है कि ACSR कंडक्टर में जो हम ACSR कंडक्टर यूज़ कर रहे हैं तो उसमें एल्युमिनियम और स्टील के बीच में कोई इंसुलेशन होता है कि नहीं होता है। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एल्युमिनियम और स्टील के बीच में कोई इंसुलेशन प्रोवाइड नहीं होता है, ठीक है। तो दूसरी चीज़ क्या है कि इसमें जो हमारी क्या होती है कि स्टील लगाने से क्या होती है कि इसकी जो एडिशनल मैकेनिकल स्ट्रेंथ जो होती है कंडक्टर की वो बढ़ जाती है, ठीक है। अब इसमें इसमें स्किन इफेक्ट घटती कैसे, मेनली हम लोग को वो समझना है, ठीक है। तो चलिए उसको हम लोग समझते हैं कि इसमें स्किन इफेक्ट की घटना कैसे घटती है। तो मैं थोड़ा इसको मिटा लेता हूँ दोस्तों इसको। तो चलिए हम लोग देखते हैं स्किन इफेक्ट कैसे क्या होता है, ठीक है। आप अंदाज़ा लगाइए दोस्त, मान लीजिए कि हमारे पास एक कंडक्टर है, ठीक है, हमारे पास एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर में क्या है कि कोई करंट जा रही है I एम्पियर की, ठीक है। हमारे पास कोई क्या है, कंडक्टर है, इसमें I एम्पियर की कोई करंट जा रही है, ठीक है। तो ये करंट अपने नाते कोई ना कोई क्या बनाएगी, फ्लक्स बनाएगी फाई, ठीक है। अब मान लीजिए इस कंडक्टर को, ये जितने भी कंडक्टर हमारे हैं, तो जितने आपको ये सब दिख रहे हैं ना, ये सब क्या है, कंडक्टर हैं, पूरा ये जो दिख रहे हैं गोल गोल जो दिख रहा है ना, कंडक्टर है। ये बीच वाला तो हमारा है ही, स्टील वाला है, लेकिन ये जो बाहर बाहर हमारा दिख रहा है ना, ये सब क्या है, कंडक्टर हैं। एल्युमिनियम रखेंगे, एल्युमिनियम के बीच में क्या रखा गया है, स्टील रखा गया है,
ठीक है। तो अब क्या होता है कि सारे कंडक्टर हैं, मतलब करंट हम देंगे तो ऐसा थोड़े नहीं कि केवल एक में करंट जाएगा ना, सभी कंडक्टर जुड़े रहते हैं एक दूसरे में, मतलब पूरा लिपटे हुए होते हैं। आप कंडक्टर को देखे होंगे ध्यान से, जो ट्रांसमिशन में आते हैं तो लिपटे हुए रहते हैं, स्टैंडर्ड किए रहते हैं। स्टैंडर्ड कंडक्टर कहने का मतलब है कि इस कंडक्टर को स्टैंडर्ड बनाया जाता है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने के लिए, ताकि उसमें जो ग्रिपिंग है वो अच्छी से हो। ठीक है। तो क्या होता है कि बहुत ज़्यादा कंडक्टर होते हैं, तो इसमें क्या होता है देखिए, अब मान लीजिए क्या होता है कि इसके साइड साइड में भी कंडक्टर हैं, ठीक है, और मान लीजिए बीच में कंडक्टर रखे हुए हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा, मान लीजिए कि जितने भी हमारे कंडक्टर हैं, तो ठीक है, हमने क्या दिया इसमें, करंट दी सब में, ठीक है। तो करंट हमारी सभी कंडक्टर में जा रही है, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा इसमें खिसका लेता हूँ ताकि सही से हम लोग एक्सप्लेन कर पाएँ यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं हम क्या है। अब क्या है दोस्तों, मान लीजिए कि हम बनाए थे यहाँ पे कोई एक सिंगल कंडक्टर था, तो यहाँ पे कोई करंट आई एम्पियर जा रही थी, ठीक है। तो इसके नाते कुछ फ्लक्स बन रहा था, मतलब जितने सिंगल कंडक्टर हैं, बहुत सारे कंडक्टर हैं, तो सब में करंट जा रही होगी यहाँ पे, यानी सब में करंट जा रही होगी। यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे जितने भी कंडक्टर हैं हमारे, इस सब में करंट हमारी जा रही होगी ना दोस्तों ना, ठीक है। मतलब एक हम बात कहें तो देखिए, अब क्या है कि मान लीजिए ये हमारा, देखिए डायग्राम यही तो बना है ना, हमारा डायग्राम यही बना है, ऐसे गोल गोल बना है, ठीक है। और बीच में मान लीजिए स्टील रखा हुआ है, ठीक है। तो अब मान लीजिए जब करंट जा रही है तो सब में करंट जा रही है हमारी, ऐसे ऐसे करके ध्यान से देखिए, सब में हमारी करंट जा रही है ना, सब में करंट जा रही है। तो जितनी भी करंट हमारी जा रही है तो कुछ ना कुछ क्या बना रही होगी, फ्लक्स बना रही होगी दोस्तों ना। ये हमारी करंट क्या कर रही होगी, कुछ ना कुछ फ्लक्स बना रही होगी, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिए, मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ उसको। देखिए, अब क्या है कि दोस्तों हमारे जितने भी कंडक्टर हैं इसमें सब में करंट जा रही है, ठीक है। तो सब में करंट जब जा रही है तो मान लीजिए यहाँ भी सब में करंट गई, ठीक है। ये जितने भी हमारी कंडक्टर हैं तो सब में हमारी करंट गई, ठीक है, सब में हमारी करंट गई, ठीक, सब में फ्लक्स बना। अब हमें देखना है कि जो बाहर जितने भी कंडक्टर हमारे लगे हुए हैं, जो बाहर कंडक्टर लगे हुए हैं, ठीक है, और अंदर जो कंडक्टर लगे हुए हैं, ठीक है, सबका हम लोग इम्पीडेंस निकालते हैं कि किसका ज़्यादा हो रहा है, किसका कम हो रहा है, ठीक है। तब होता है क्या, देखिए, अगर एक ही कंडक्टर का तो हम निकालने चाहिए, चलिए हम लोग एक लेयर का बात करते हैं, एक ऊपर लेयर का निकाल लेते हैं और एक स्टील वाले का निकाल लेते हैं, ठीक है, रेजिस्टेंस। तो चलिए हम लोग बाहर का निकालते हैं। मान लीजिए हम लोग एसी का रेजिस्टेंस क्या होता है, एसी का रेजिस्टेंस हमारा होता है जेड बराबर आर प्लस जे एक्सएल होता है ना, इसमें इंडक्टेंस होगा तो जे इंटू एक्सएल हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा हमारा। अब क्या है कि ये हमारा बाहरी साइड का है, ठीक है ना, मतलब यहाँ पे हम जीरो बना लेते हैं आउट साइड, ठीक है, मतलब जेड आउट बराबर आर प्लस जे एक्सएल। अब बताइए सब में करंट हमारी गई, ठीक है, तो सबके नाते कुछ ना कुछ फ्लक्स बना होगा। इसमें हम लोग रेजिस्टेंस को निग्लेजिबल कर लेते हैं, मतलब कोई इसमें मतलब नहीं रेजिस्टेंस का। मान लीजिए रेजिस्टेंस को हम लोग निग्लेजिबल या कांस्टेंट कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारा जेड आउट क्या बनेगा, हमारा जो जेड आउट बनेगा हमारा जे प्लस एक्सएल बनेगा ना। तो अब क्या होगा, अगर हम जेड इन की बात करें, जो हमारा बाहरी हिस्सा है जेड अंदर वाला, ठीक है, बाहर वाला हो गया जेड आउट का है, ठीक है ना, बाहर वाले जितने भी कंडक्टर हैं उसका रेजिस्टेंस जेड जीरो से हम दिखा दिए, जेड एक्सएल हो गया। अब क्या है कि जो अंदर वाला है इसको जेड इन से हम लिख दिए हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा जे इंटू एक्सएल, ठीक। अब हम लोग बात करेंगे, जैसे मान लीजिए सब में करंट गई, ठीक है, सबके नाते कुछ ना कुछ फ्लक्स बनेगा, ठीक है। अब क्या होगा कि जब ये फ्लक्स बनेगा इसमें, ठीक है, जब इसमें फ्लक्स बनेगा तो क्या होगा, अब मुझे एक बात बताइए, जब इसमें फ्लक्स बनेगा तो अब बताइए सबसे ज़्यादा फ्लक्स कहाँ पे, मान लीजिए सभी कंडक्टर में हमारी करंट जा रही है, बाहर भी जा रही है, अंदर भी जा रही है, तो एक बात बताइए, जो सबसे अंदर वाला जो कंडक्टर है, ठीक है ना, तो मान लीजिए जो बारी बारी जितने भी कंडक्टर दिख रहे हैं सबने फ्लक्स बनाया, इसके नीचे वाला सेकेंड लेयर वाले कंडक्टर ने भी फ्लक्स बनाया, उसके अंदर वाले में बनाया, सबने अपना वाला फ्लक्स बनाया। तो आप खुद सोचो, जो सबसे नीचे कंडक्टर है, जो सबसे बीच में कंडक्टर है, वो क्या करेगा, वो सबसे ज़्यादा फ्लक्स उसको घेरे रहेंगे, तो सबसे ज़्यादा फ्लक्स उसको लिंक करेंगे, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा फ्लक्स लिंक करेंगे ना दोस्तों जो सबसे अंदर वाला है, ठीक है। आप अंदाज़ा लगाइए कि चारों ओर से बारिश हो रही है, ठीक है ना, तो जो सबसे सेंटर बीच में जो है, तो उसको ज़्यादा वहाँ पे पानी गिरेगा कि नहीं गिरेगा, आप ऐसे समझिए कि वहाँ सबसे ज़्यादा पानी गिरेगा, ठीक है ना, मतलब वहाँ पे जो फ्लक्स हमारा लिंक हो रहा है सेंटर वाले में सबसे ज़्यादा लिंक करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो जब हमारा फ्लक्स ज़्यादा लिंक करेगा तो मुझे एक बात बताइए, एक्सेल किसका ज़्यादा होगा, एक्सेल किसका ज़्यादा होगा,
ठीक है ना। एक्सेल बाहर वाले का ज़्यादा होगा कि अंदर वाले का ज़्यादा होगा, ठीक है। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि एक्सेल किसका ज़्यादा होगा। अब मुझे बताइए, अब हम लोग जानते हैं कि L बराबर एन फाई बटे आई, ठीक होता है ना। L बराबर एन फाई बटे आई, तो इसमें सब में करंट तो हमारी आई जा रही है, वो तो कोई वो मतलब नहीं है, सब में करंट कांस्टेंट है, आई से कोई मतलब नहीं है। सब में n नंबर ऑफ टर्न्स कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। अब मुझे बताइए कि अगर फ्लक्स बढ़ेगा तो हमारा L का मान क्या होगा, बढ़ेगा, बढ़ेगा ना, इंडक्टेंस का मान बढ़ेगा, ठीक है ना। तो जायज़ सी बात है जो अंदर वाला है उसका इंडक्टेंस ज़्यादा होगा कि बाहर वाले का होगा। कहाँ ज़्यादा फ्लक्स लिंक कर रहा है, मतलब अंदर वाले पे फ्लक्स क्या कर रहा है, हमारा ज़्यादा हो रहा है। मतलब हमारा जो फाई मैक्स है वो अंदर वाले पे क्या है, ज़्यादा हो रहा है। मतलब जो हमारे बीच में जो कंडक्टर है ना उसमें फ्लक्स हमारा क्या हो रहा है, ज़्यादा लिंक कर रहा है। मतलब सबसे ज़्यादा इंडक्टेंस हमारा क्या होगा, अंदर वाले का होगा। जो अंदर वाला कंडक्टर है सबसे ज़्यादा इंडक्टेंस इसका होगा, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा इंडक्टेंस इसका होगा, तो हम लोग जानते हैं क्या फार्मूला, हम लोग फार्मूला ये जानते हैं, हम लोग फार्मूला जानते हैं, यहाँ लिख दे रहे हैं, देखिए ध्यान से, एक्सएल बराबर 2πfl, ठीक है। मतलब अंदर वाले का L सबसे ज़्यादा होगा तो इसका एक्सएल क्या होगा, ज़्यादा होगा, मतलब इसका ज़्यादा होगा, ठीक है ना। मतलब इसका जेड इन क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा ना। और जो बाहर वाला है ये क्या होगा, कम होगा, ठीक है ना। मतलब अंदर वाले की तुलना में तो कम होगा ना, क्योंकि यहाँ पे फ्लक्स कम है अंदर वाले की तुलना में, तो जेड जीरो क्या हो जाएगा, हमारा कम हो जाएगा, ठीक है। तो अब बताइए मुझे सबसे ज़्यादा इन मतलब इम्पीडेंस है किसका ज़्यादा आ रहा है, अंदर वाले का आ रहा है कि बाहर वाले का आ रहा है, ठीक है ना। तो देखिए जो बाहरी लेयर आ रहा है ना उसका जो इम्पीडेंस है वो कम आ रहा है। देखिए यहाँ पे हमने प्रूफ किया अभी, बाहर वाले का इम्पीडेंस हमारा क्या आ रहा है, कम आ रहा है, अंदर वाले का इम्पीडेंस क्या आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है। अब बताइए इसमें जब करंट जाएगी तो करंट किस रास्ते को चूज़ करती है, करंट तो हमेशा यही चाहती है ना कि हमें लो रेजिस्टेंस पाथ मिले। क्योंकि जो इम्पीडेंस होता है वो प्रतिबाधा का मतलब होता ही क्या है कि किसी पदार्थ का वह गुण जो धारा प्रवाह में विरोध उत्पन्न करे, वही हमारा क्या कहलाती है, प्रतिबाधा कहलाती है। तो बताइए प्रतिबाधा सबसे ज़्यादा कहाँ है, बीच में है ना, क्योंकि यहाँ पे इम्पीडेंस हमारा ज़्यादा आ रहा है, मतलब करंट यहाँ पे कम जाना चाहेगी बीच वाले सेक्शन से, वो क्या करेगी, बाहर की तरफ भागना चाहेगी करंट, ठीक है ना। तो जो हमारी करंट है, इसी वजह से हमारा स्किन इफेक्ट में क्या होता है कि जो हमारी करंट होती है दोस्तों, तो क्या करती है कि जो अंदर वाले का इम्पीडेंस ज़्यादा होता है, जिसके कारण करंट क्या होती है कि वो अंदर से ना जाकर वो बाहर की तरफ भागना चाहती है, ठीक है ना। मेनली क्या है कि उसका इंडक्टेंस ज़्यादा होता है, ठीक है ना। अंदर का इंडक्टेंस ज़्यादा होने के कारण फ्लक्स ज़्यादा लिंक करता है अंदर में, तो इंडक्टेंस ज़्यादा हो जाता है, और इंडक्टेंस ज़्यादा हो जाने से एक्सल का मान बढ़ जाता है, जिससे हमारा इम्पीडेंस बढ़ जाता है, और इम्पीडेंस बढ़ जाने से क्या होता है कि करंट कोर से ना जा करके बाहरी सरफेस से ज़्यादा जाती है, ठीक है ना। तो यही घटना स्किन इफेक्ट कहलाती है दोस्तों, ठीक है। आई होप आपको बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। चलिए हम लोग देखते हैं कि डीसी में ऐसा क्यों नहीं होता है, ठीक है। इसको मिटा लेते हैं, हम लोग देखते हैं कि डीसी में क्यों यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट होता है। चलिए दोस्तों, अगर किसी को डाउट होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है, मैं फिर से उसे दोबारा बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या है कि डीसी में करंट जो होती है यूनिफॉर्मली क्यों डिस्ट्रीब्यूट होती है, ठीक है। तो फिर से हम लोग वही फंडा लगाएंगे, जेड बराबर जेड आउट बराबर जे इंटू एक्सएल होगा आउट का, ठीक, जेड जीरो। और यहाँ पे अगर हम जेड इन की बात करें तो जेड इन बराबर हमारा हो जाएगा, जेड इन भी बराबर हमारा हो जाएगा जे इंटू एक्स एल इन हो जाएगा, ठीक। अब मुझे बताइए एक्सेल क्या होता है, ठीक है। फिर से हम मान रहे हैं कि फ्लक्स वहाँ लिंक कर होगा। सबसे बड़ी बात है कि एक्सेल बताइए, एक्सेल होता क्या है। एक्सेल क्या होता है कि हम लोग एक्सेल बराबर जानते हैं कि 2πfl होता है, ठीक है। तो चूंकि हम डीसी पे बात कर रहे हैं ना, डीसी में स्किन इफेक्ट क्यों नहीं होता है, और तो डीसी में हमारी जो होती है वो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। क्योंकि डीसी में हमारी जो फ्रीक्वेंसी होती है दोस्तों क्या होती है, जीरो होती है। तो जब डीसी में फ्रीक्वेंसी जीरो होगी तो एक्सेल हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। तो जब एक्सेल हमारा जीरो हो जाएगा, ठीक है, तो हर जगह पे इम्पीडेंस हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मतलब वहाँ पे फ्लक्स घटने बढ़ने का कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पे तो एक्सेल जो पैरामीटर है वही हमारा क्या हो जा रहा है, ख़त्म हो जा रहा है, ठीक है ना। चाहे वो अंदर का हो चाहे बाहर का, क्योंकि फ्रीक्वेंसी हमारे डीसी में क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। इस वजह से मतलब स्किन इफेक्ट डीसी में क्या होता है, नहीं होता है। तो पूछता है कभी कभी कि एसी का रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है डीसी की तुलना में, क्यों। तो हमारा एक ही आंसर है, स्किन इफेक्ट के कारण, ड्यू टू स्किन इफेक्ट, ठीक है ना। हमारा एसी का रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है डीसी की तुलना में, ठीक है।
और दूसरी बात क्या होता है कि डीसी में क्यों नहीं होता है, तो डीसी में हम बताएं कि फ्रीक्वेंसी 0 हो जाता है, जिससे हमारा जो अंदर बाहर वाला है कि इम्पीडेंस क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। जब बराबर हो जाता है तो करंट हमारी क्या होती है, करंट डेंसिटी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है पूरे कंडक्टर के अंदर। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग आगे देखते हैं इसमें अगला टॉपिक क्या है। अगला टॉपिक है, इसमें टॉपिक आपको दिख रहा होगा, अगला इसमें लिखा गया है टॉपिक जनरेटिंग पावर स्टेशन। ठीक है, तो जनरेटिंग पावर स्टेशन से कुछ इंपॉर्टेंट्स फार्मूले हैं जो याद रखिए, एग्जाम में एकदम यही फार्मूला देख के पूछ देता है। ठीक है ना, या तो इस फार्मूला याद रखिए, या तो जितने भी इस फार्मूले में किसका क्या मतलब है ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो वाटर पावर का फार्मूला होता है P बराबर 0.736/75 QNH। ठीक है, क्यू न्यू एच के डब्ल्यू किलोवाट। ठीक है, जिसमें क्यू क्या होता है, डिस्चार्ज होता है मीटर क्यूब सेकंड, याद रखना आपको मीटर क्यूब सेकंड। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, मीटर क्यूब सेकंड आपको याद रखना है। वाटर हेड क्या होगा हमारा, मीटर में होगा, क्योंकि मीडियम है कि हाई हेड है कि लो हेड है। ठीक है, न्यू क्या है, तो न्यू हमारी क्या है कि ओवरऑल एफिशिएंसी है टरबाइन अल्टरनेटर सेट। जो टरबाइन अल्टरनेटर सेट है ना, उसकी ओवरऑल एफिशिएंसी है। ठीक है, दूसरा चीज़ ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है, स्पेसिफिक स्पीड देके क्वेश्चन पूछ देता है। ठीक है ना, तो NS बराबर n/P/T/H 1.25। ठीक है, जहाँ NS क्या है, स्पेसिफिक स्पीड इन मीटर यूनिट्स, N क्या है, स्पीड ऑफ टरबाइन इन RPM, टरबाइन की स्पीड क्या है RPM में, और PT क्या है, आउटपुट इन मीट्रिक, और E क्या है, इफेक्टिव हेड इन मीटर। H हमारा क्या है कि इफेक्टिव हेड इन मीटर। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट फार्मूले आपको याद होना चाहिए। ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है कि पावर आउटपुट ऑफ टाइडल स्कीम, टाइडल स्कीम का पावर आउटपुट क्या होता है। ठीक है, तो टाइडल स्कीम का पावर आउटपुट हमारा होता है, जैसा दिख रहा होगा, P बराबर Q, ठीक है ना, Q रो GH। ठीक है, जिसमें हमारा Q क्या है, क्वांटिटी ऑफ वाटर फ्लो मीटर क्यूब सेकेंड। ठीक है ना, जो हमारा वाटर का फ्लो है ना मीटर क्यूब सेकेंड में, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी यूनिट याद रखना। G क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसका मान है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और रो क्या है हमारी, डेंसिटी ऑफ सी वाटर 1025 किग्रा पर मीटर क्यूब। ठीक है, और H क्या है हमारा, वाटर हेड इन मीटर। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंस कुछ पॉइंट्स है जनरेटिंग पावर स्टेशन से। आपको ये जितने फार्मूले इसमें दिख रहे हैं ना, ये आपको पता होना चाहिए कि इसका क्या मतलब, ये भी पता होना चाहिए। ठीक है ना, तो सिंपली ये फार्मूले से क्वेश्चन पूछ लेता है। ये तो पहला वाला वाटर फ्लो वाला बहुत बार मतलब पूछ चुका है। ठीक है ना, अगर आप यूथ हो तो भी देखते होंगे तो उसमें एक क्वेश्चन मिला होगा। ठीक है ना, P बराबर 0.736/75। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको मिटा लेते हैं। अगला हम लोग देखते हैं, अगला हम लोग का क्या टॉपिक है। तो दोस्तों, अगर आपको अच्छा लग रहा होगा दोस्तों, तो प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और मुझे सपोर्ट करें दोस्तों। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं क्या है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ चुका है दोस्तों, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, क्लासिफिकेशंस ऑफ टरबाइन। बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है। बहुत नॉर्मल क्वेश्चन आता है कि हाई हेड टरबाइन क्या होता है, लो हेड टरबाइन क्या होता है, मीडियम हेड क्या होता है, पूछ चुका है। ठीक है ना, तो क्लासिफिकेशन ऑफ टरबाइन में हमारे देखेंगे 3 तरह क्लासिफिकेशन किया गया है, बेस्ड ऑन वाटर डिस्चार्ज। ठीक है ना, वाटर डिस्चार्ज पे हम लोग कैसे टरबाइन को अलग अलग करते हैं। तो हमारा हाई डिस्चार्ज पूछता है कि सबसे हाई डिस्चार्ज, ठीक है ना, टरबाइन कौन होती है। ठीक है ना, तो मतलब लो हेड एंड हाई डिस्चार्ज के लिए हमारी यूज़ की जाती है कौन सी, कप्लान टरबाइन। ठीक है, मीडियम हेड के लिए कौन सी यूज़ की जाती है हमारी, तो फ्रांसिस टरबाइन। जो मीडियम हेड के लिए जो टरबाइन यूज़ की जाती है वो फ्रांसिस टरबाइन यूज़ की जाती है। ठीक है, लो डिस्चार्ज के लिए कौन सी हम लोग यूज़ करते हैं, तो ये हमारी यूज़ की जाती है पेल्ट्रन टरबाइन। ठीक है, तो हाई डिस्चार्ज के लिए कप्लान, मीडियम के लिए फ्रांसिस, और लो डिस्चार्ज के लिए पेल्ट्रन टरबाइन। ठीक है, अब देखिए बेस्ड ऑन वाटर प्रेशर जो हमारी 2 तरह की होती हैं, इम्पल्स और रिएक्शन। ठीक है, तो इम्पल्स में हमारी कौन सी होती है, पेल्ट्रन टरबाइन। ये पूछ चुका है कि पेल्ट्रन टरबाइन क्या है, इम्पल्स है कि रिएक्शन है, कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है। ठीक, कंफ्यूज करता है। तो ये एक ही पास है, स्क्रीनशॉट आप एक ले लीजिएगा, यूट्यूब जो भी आपने जिसमें देख रहे होंगे, तो इसमें क्या करिएगा कि स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, इसको आप कहीं नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये तीनों चारों चीज़ एक ही जगह इसमें लिखा गया है कि पेल्ट्रन टरबाइन हमारी क्या होती है, एक इम्पल्स टरबाइन हो जाएगी। रिएक्शन में कौन कौन आती है हमारी, कप्लान, फ्रांसिस और प्रोपेलर। ठीक है, आप बस एक याद रखिए ना दोस्तों कि इम्पल्स टरबाइन में क्या होती है, पेल्ट्रन जो हमारी टरबाइन होती है वो इम्पल्स टरबाइन होती है। बाकी जितने भी टरबाइन होती है लगभग वो हमारी किस में आती है, रिएक्शन टरबाइन। जैसे कप्लान हो गया, फ्रांसिस हो गया, प्रोपेलर हो गया। ठीक है ना, ये हमारी क्या होगी, रिएक्शन टरबाइन हो जाएगी। ठीक है, अब एक्सियल फ्लो क्या होता है, ये भी पूछता है कि एक्सियल फ्लो। ठीक है, एक्सियल फ्लो क्या होता है, तो एक्सियल फ्लो देखिए आपको याद क्या रखना है कि जो हमारी जो एक्सियल मतलब कप्लान में जो वाटर का फ्लो इसमें होता है ना, एक्सियल ही होता है। ठीक है ना, इसीलिए एक्सियल, कप्लान टरबाइन हमारे क्या हो गई, एक्सियल टरबाइन हो गई। ठीक है,
अब रेडियली कौन, फ्रांसिस हमारी क्या हो गई, रेडियली हो गई, ठीक है। और पेल्ट्रन क्या हो गई हमारी, टेंजेंटियल हो गई, ठीक है। और डायगोनल क्या हो गई, डेरेट्स हो गई। तो आप तो ये याद रखेंगे, डी से डायगोनल और डी से डेरेट्स, ठीक है ना। तो ये हमारी 4 टर्बाइन हो गई हमारी, जो बेस्ड ऑन डायरेक्शन ऑफ वाटर फ्लो, जो एक्सियल, रेडियल, टाइजेंटियल क्या क्या है, तो ठीक है ना। तो आप याद रखिएगा एक्सियल, रेडियल, टाइजेंटियल, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि एक्सियल हमारी कौन सी हो गई, कप्लान, रेडियल कौन सी हो गई, फ्रांसिस, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है कि हमारी जो फ्रांसिस टर्बाइन है क्या है, रेडियल है कि एक्सियल है, क्या है। तो फ्रांसिस टर्बाइन हमारी क्या है दोस्तों, रेडियल है। पेल्ट्रन क्या है हमारी, टेंजेंटियल है। कप्लान क्या है, एक्सियल है। और डायगोनल क्या, डीआरएच क्या है हमारी, डायगोनल है, ठीक है। तो आपको याद रखना है। अब देखिए कप्लान टर्बाइन जो हमारी होती है वो कहाँ यूज़ की जाती है, पेल्ट्रन कहाँ यूज़ की जाती है। तो पेल्ट्रन टर्बाइन हमारी यूज़ की जाती है हाई हेड के लिए यूज़ की जाती है, हाई हेड एवं लो डिस्चार्ज के लिए यूज़ की जाती है, ठीक है। फ्रांसिस टर्बाइन मीडियम हेड व मीडियम डिस्चार्ज के लिए यूज़ की जाती है। कप्लान टर्बाइन लो हेड एवं हाई डिस्चार्ज के लिए यूज़ की जाती है, ठीक है ना। तो यही है, जैसे हाई डिस्चार्ज है ना तो लो हेड होगा, लो डिस्चार्ज है तो हाई हेड होगा, ठीक है। ये मीडियम का मीडियम ही रहेगा, बस ऐसे याद रखिए आप, ठीक है। आसानी होगी याद रखने में। मतलब हमारा डिस्चार्ज हाई रहेगा, ठीक है। अगर हमारा डिस्चार्ज हाई रहेगा तो हेड क्या रहेगा, लो रहेगा, ठीक है। अगर हमारा डिस्चार्ज लो रहेगा तो हेड क्या रहेगा, हमारा हाई रहेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं आगे क्या है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था, टरबाइन से यहाँ से क्वेश्चन आता है दोस्तों, तो इसको याद रखिए, ठीक है। अब चलिए हम लोग कुछ कंपोनेंट्स की बात करते हैं कि जितने भी हमारे न्यूक्लियर, थर्मल, हाइड्रो पावर प्लांट होते हैं उनमें जो कंपोनेंट्स लगाए जाते हैं, तो क्या कंपोनेंट्स उसमें लगाए जाते हैं, ठीक है ना। तो उसके इंपॉर्टेंस केवल पॉइंट है। आप अगर पूरा पढ़ेंगे थ्योरी ना तो दोस्तों बहुत टाइम लगेगा। यहाँ से बस अगर आप इतने इंपॉर्टेंस पॉइंट को अगर आप देख लिए तो समझिए आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चन यहाँ से कन्फर्म है, बन गया आपका, ठीक है। दूसरा कोई पढ़ना ही नहीं है। दिया कि कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियर पावर स्टेशन, मतलब न्यूक्लियर पावर स्टेशन में जो कंपोनेंट लगाए जाते हैं क्या क्या लगाए जाते हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग देखते हैं कि न्यूक्लियर पावर प्लांट, ठीक है। न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में पहले जान लीजिए कि न्यूक्लियर पावर प्लांट क्या है। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट एक ऐसा पावर प्लांट है जहाँ पर न्यूक्लियर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है ना। मतलब एक ऐसा पावर प्लांट जहाँ पर न्यूक्लियर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। तो हमारा क्या होता है वहाँ पे, उसको बोलते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट या न्यूक्लियर पावर स्टेशन, ठीक है। अब न्यूक्लियर पावर स्टेशन में हम लोग क्या यूज़ करते हैं, तो न्यूक्लियर पावर स्टेशन में हम लोग अगर फ्यूल के तौर पे बात करें हम लोग वहाँ पे यूरेनियम यूज़ करते हैं, थोरियम यूज़ करते हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा यूरेनियम हमारा ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ठीक है ना। दूसरी चीज़ क्या है कि उसमें कौन सा यूरेनियम यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि हम लोग यूरेनियम के तौर पे हम लोग U-235, ठीक है ना, ये क्वेश्चन पूछ चुका है कि कौन सा यूरेनियम, तो हमारा U-235 यूज़ किया जाता है। न्यूक्लियर पावर प्लांट में जो हम फ्यूल यूज़ करते हैं, मतलब न्यूक्लियर जो यूज़ करते हैं हम लोग क्या यूज़ करते हैं, फ्यूल के तौर पे हम लोग रिएक्टिव मटेरियल का यूज़ करते हैं, ये हमारा U-235। और थोरियम हमारा कौन यूज़ करते हैं, TH-232 का हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा थोरियम हमारे इंडिया में पाया जाता है। अब देखिए न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में हम लोग कुछ एडवांटेज, डिसएडवांटेज और कुछ कंपोनेंट के बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। चलिए हम लोग देखते हैं क्या है। तो क्या है कि न्यूक्लियर पावर स्टेशन जो हमारा होता है इसमें रिएक्टर कोर होता है, ठीक है ना। उसमें रिएक्टर कोर बनाया जाता है। तो रिएक्टर कोर का काम क्या होता है, ठीक है। तो न्यूक्लियर पावर स्टेशन में जो रिएक्टर कोर हमारा जो बना होता है, पूछ चुका है कई बार कि किसका बना होता है। तो न्यूक्लियर पावर स्टेशन में जो हमारा रिएक्टर कोर होता है वो देखिए यहाँ पे हमने हाईलाइट किया, स्टेनलेस स्टील या जिरकोनियम का बना होता है, ठीक है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, जो हमारा रिएक्टर कोर होता है वो किसका बना होता है, स्टेनलेस स्टील या जिरकोनियम का बना होता है। दूसरा क्या होता है, इसमें दिया है मॉडरेटर। मॉडरेटर क्या है, तो मॉडरेटर क्या होता है कि जो हमारी न्यूट्रॉन होती है ना उसकी स्पीड को हम क्या करता है, ये कम करता है, ठीक है ना। अब मॉडरेटर के तौर पे क्या क्या हम यूज़ करते हैं, हैवी वाटर, ग्रेफाइट, बेरिलियम, ठीक है ना। मॉडरेटर के तौर पे हम लोग यूज़ करते हैं हैवी वाटर, ग्रेफाइट एंड बेरिलियम। पूछ चुका है ये भी कि हैवी वाटर क्या है, किसका काम करता है न्यूक्लियर पावर स्टेशन में, तो किसका काम करेगा, ये मॉडरेटर का काम करेगा, मंदक का काम करेगा। ग्रेफाइट भी क्या करेगा, हमारा मंदक का काम करेगा। बेरिलियम भी क्या करेगा, हमारा मंदक का काम करेगा, ठीक है ना। तो मॉडरेटर क्या करता है कि जो हमारी न्यूट्रॉन्स होती है ना, जब यूरेनियम टूटता है तो उसमें न्यूट्रॉन्स की जो एनर्जी निकलती है, उस एनर्जी की जो चैन रिएक्शन होता है ना उसको कंट्रोल करता है, उसकी स्पीड को क्या करता है, वो धीमे करता है, ठीक है ना। तो एक तरीके का वो मॉडरेटर, उसको मॉडरेटर कहते हैं। तो मॉडरेटर क्या करता है कि स्पीड को स्लो डाउन करता है, न्यूट्रॉन की जो स्पीड क्या करती है उसको स्लो डाउन करता है, ठीक है ना, कंट्रोल करता है कुल मिला के।
ठीक है। तो हमारे क्या हो गई ये एक, इसमें कौन कौन से आएंगे हमारी हैवी वाटर, ग्रेफाइट और बेरिलियम। ठीक है दोस्तों, मैं इतनी बार इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। अगला क्या है हमारा, रिफ्लेक्टर क्या है। देखिए वहाँ पे जो भी लोग काम करते हैं तो उनको बहुत दिक्कतें होती हैं, ठीक है ना, आँख में दिक्कत हो सकती है, ठीक है ना। तो क्योंकि वहाँ पे रिएक्टिव मटेरियल्स जो जो भी हम बना रहे हैं तो वहाँ बहुत तरह की किरण निकलती है जो बहुत ही हानिकारक होती हैं, ठीक है ना। तो क्या है कि क्या करती है, रिफ्लेक्टर का काम क्या होता है, रिफ्लेक्टर क्या करते हैं कि प्रिवेंट्स escapes ऑफ न्यूट्रॉन फ्रॉम रिएक्टर कोर मेड अप ऑफ हाई ग्रेड ग्रेफाइट। ठीक है ना, तो रिफ्लेक्टर हमारा हाई ग्रेड ग्रेफाइट का बना होता है, ठीक है। तो और क्या क्या काम करता है, प्रिवेंट स्केप ऑफ न्यूट्रॉन फ्रॉम द रिएक्टर कोर। रिएक्टर कोर से जो इलेक्ट्रॉन निकलता है ना, जो रिएक्टर कोर से जो न्यूट्रॉन्स निकलता है उसको क्या करता है, वो प्रिवेंट्स करता है, मतलब उसको रोकता है, ठीक है ना। ये हाई ग्रेड ग्रेफाइट का इसलिए बनाया जाता है, ठीक है। तो रिफ्लेक्टर हमारा किसका बना होता है, काम क्या होता है आपको दिख गया होगा। काम क्या होता है कि ये जो न्यूट्रॉन्स हमारे रिएक्टर कोर से निकलते हैं उसको प्रिवेंट्स करता है, रोकता है, और ये हाई ग्रेड ग्रेफाइट का बना होता है। दूसरा क्या है कि कंट्रोल रॉड, ठीक है। बहुत लोग एग्जाम में कंफ्यूज होते हैं, कंट्रोल रॉड मॉडरेटर वही आंसर मार के चले जाते हैं, ठीक है ना। तो आपके आज के बाद कंफ्यूज मत होइएगा। कंट्रोल रॉड क्या होता है कि ये अलग होता है, मॉडरेटर अलग होता है, ठीक है ना। कंट्रोल रॉड क्या होता है हमारा, कंट्रोल रॉड ड्यूरिंग अर्थ क्यूबिक इट स्ट्रिप्स द जनरेटिंग स्टेशन। कंट्रोल रॉड क्या करता है कि जब भूकंप आता है हमारा न्यूक्लियर पावर स्टेशन पे, तो क्या करता है कि जनरेटिंग स्टेशन को क्या करने, ट्रिप करने का काम करता है कंट्रोल रॉड, ठीक है। कूलेंट क्या होता है, इसमें कूलेंट के तौर पे हम लोग सोडियम और लिथियम का यूज़ करते हैं। कूलेंट मटेरियल एक तरीके का होता है। सील्डिंग क्या होती है कि सील्डिंग जो होती है वहाँ पे जो लोग काम करते हैं तो उसमें बहुत रेडिएशंस, बहुत किरणें निकलती हैं तो उनको नुकसान करता है, तो सील्डिंग उसमें बनाई जाती है, ठीक है ना। तो सील्डिंग क्या करती है कि रेडिएशन को क्या करती है हमारी वहाँ पर कम करती है, एलिमिनेट्स करती है, ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग, कुछ एडवांटेजेस देख लेते हैं न्यूक्लियर पावर स्टेशन के। तो सबसे बड़ी बात, न्यूक्लियर पावर स्टेशन जो होता है एक बेस लोड पावर प्लांट की तरह इसको यूज़ किया जाता है। हम बताए भी थे कि न्यूक्लियर पावर स्टेशन इज मोस्ट सूटेबल बेस पावर प्लांट, ठीक है। और दूसरी बात क्या है कि इसमें जो फ्यूल का ट्रांसपोजिशन है ना, ट्रांसपोर्टेशन जो हम लोग कर रहे हैं, सॉरी ट्रांसपोजिशन नहीं, ट्रांसपोर्टेशन जो कर रहे हैं वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है, मतलब उसमें कम ढो के लाना पड़ता है, ठीक है। और ये क्या करता है कि जितने भी हमारे जनरेटिंग स्टेशन है, जैसे न्यूक्लियर, जैसे हम कह रहे हैं थर्मल, हाइड्रो, जितने भी हैं, डीजल ओजल, ये सबसे कम स्पेस लेता है न्यूक्लियर पावर स्टेशन, ठीक है, सबसे कम स्पेस लेता है, ठीक है। इसको कहीं भी हम लोग बना सकते हैं, इससे हम लोग ज़्यादा मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी को पैदा कर सकते हैं, ठीक है। सबसे बड़ा फ़ायदा ये है। दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इसमें जो फ्यूल का रिक्वायरमेंट होता है बहुत ही स्मॉल होता है, क्वाइट स्मॉल होता है। जो फ्यूल का इसमें रिक्वायरमेंट होता है दोस्तों न्यूक्लियर पावर स्टेशन में बहुत ही कम लगता है, ठीक है ना। कम लगने का मतलब ये होता है दोस्तों कि 1 किलो जो यूरेनियम होगा ना वो 4500 टन, मतलब दोस्त सोचिए 4500 टन अगर हम कोयला जलाएंगे ना, ठीक है ना, 4500 टन अगर हम कोल जला रहे हैं, ठीक है ना, तो 1 किलो यूरेनियम 4500 टन कोयला जलाने के बराबर, मतलब हमें इलेक्ट्रिसिटी पैदा करके दे देगा, मतलब उतनी एनर्जी ये जनरेट कर देगा, ठीक है ना। तो अब बताइए 4500 टन कोयला लाना आसान है कि 1 किलो यूरेनियम लाना आसान है, ठीक है ना। तो हमारा यूरेनियम क्या होगा, लाना आसान पड़ेगा। इसलिए इसमें क्या होता है कि दूसरी बात इसमें क्या होता है कि इसमें कैपिटल कास्ट हाई होता है थोड़ा सा, ठीक है ना। अब डिसएडवांटेज क्या देख लेते हैं कि इसमें जो फ्यूल का रिकवरी होता है थोड़ा सा टफ होता है न्यूक्लियर पावर स्टेशन में, और इसमें जो रेडिएशंस निकलते हैं बहुत हानिकारक होते हैं, ठीक है। इसका कैपिटल कास्ट थोड़ा हाई होता है, लेकिन रनिंग कास्ट इसका क्या होता है, लो होता है, ठीक है ना। तो ये हमारे कुछ थे न्यूक्लियर पावर स्टेशन में कुछ इंपॉर्टेंट्स पॉइंट दोस्तों, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट्स ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट्स हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं थर्मल पावर जनरेटिंग स्टेशन, ठीक है। तो थर्मल पावर जनरेटिंग स्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम लोग इंडिया में अगर पूछता है कभी कभी कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कौन सप्लाई कर रहा है, ठीक है ना, मतलब सबसे ज़्यादा सप्लाई कौन दे रहा है इंडिया में, सबसे ज़्यादा बिजली किससे पैदा की जाती है, तो हमारी कौन सी है, थर्मल पावर स्टेशन, स्टीम पावर प्लांट, ठीक है दोस्तों, सबसे ज़्यादा हम लोग पैदा करते हैं इसमें। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट्स पॉइंट्स हम लोग उनको देख लेते हैं। तो थर्मल पावर प्लांट हम बताया था कि इसकी इफिशियंसी 35-40% होती है, रैंकाइन साइकिल पे काम करता है, ये एक तरीके का बेस लोड पावर प्लांट है, ठीक है। इतना तो पॉइंट्स हो ही गया था। अब क्या है कि इसमें देखते हैं हम लोग कुछ कंपोनेंट्स ऑफ थर्मल जनरेटिंग स्टेशन, मतलब थर्मल जनरेटिंग स्टेशन के जो कंपोनेंट्स हैं उनके बारे में हम लोग कुछ डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो क्या होता है, चलिए देखते हैं इसमें क्या है। तो इसमें कंपोनेंट्स क्या है हमारे थर्मल जनरेटिंग स्टेशन के कंपोनेंट्स। पहला दिख रहा होगा बॉयलर। बॉयलर क्या है हमारा कि इन बॉयलर कंबस्टन टेक प्लेस, मतलब क्या करता है बॉयलर क्या करता है इसमें कि कन्वेक्शन, कंडक्शन और, ठीक है ना, मतलब इसमें
बॉयलर ही एक है जिसमें कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन तीनों इसमें होता है, ठीक है ना, तीनों इसमें होता है। बॉयलर ही एक ऐसा हमारा होता है, ठीक है। अब सुपर हीटर क्या करता है कि जो हमारी हीट आती है तो उसमें कुछ नमी होती है, ठीक है ना, बॉयलर के द्वारा जो हम उसमें जो भाप निकल के आती है ना कुछ नमी होती है, ठीक है ना, तो जस्ट उसके ऊपर ही लगा दिया जाता है बॉयलर से जस्ट बाद में सुपर हीटर। ये क्या करता है कि इस सुपर हीटेड स्टीम इज़ कन्वर्टेड इनटू द सुपर हीटेड स्टीम, ठीक है ना। तो क्या करता है कि जो हमारी स्टीम होती है उसमें जो नमी होती है उसको दूर करता है, ठीक है। तीसरा इसमें पॉइंट आपको दिख रहा होगा एयर प्री हीटर। एयर प्री हीटर क्या है कि इन एयर प्री हीटर द एटमॉस्फेरिक एयर एब्जॉर्ब द हीट ऑफ द फ्लू गैसेज एंड एयर एट हायर टेम्परेचर सेंड टू बॉयलर फॉर द इफेक्टिव कंबसन, ठीक है ना। मतलब क्या करता है कि एयर प्री हीटर जो क्या करता है कि आप यहाँ ध्यान से पढ़ेंगे तो इन एयर प्री हीटर द एटमॉस्फेरिक एयर अब्जॉर्ब, जो बाहर का जो एटमॉस्फेरिक एयर होता है उसको अब्जॉर्ब करता है, द हीट ऑफ द फ्लू गैसेज, और फ्लू गैसेस को हीट करता है, एंड एयर एट हायर टेम्परेचर, और जो हमारा हवा होता है हाई टेम्परेचर पे बॉयलर को भेजता है, ठीक है ना, ताकि वहाँ पे जो बॉयलर में जो हमारी दहन हो रही, जो कोयला जल रहा है बहुत तेज़ी से जले, ठीक है ना, जल्दी जल्दी मतलब हमारा वहाँ पे हो। इकोनोमाइज़र क्या है, बहुत पूछता है कि इकोनोमाइज़र क्या होता है कि एक तरीके का इन एफिशिएंसी इंक्रीजिंग इक्विपमेंट होता है। इसको लगाने से एफिशिएंसी में 10 से 12% बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि इन इकोनोमाइज़र वाटर एब्जॉर्ब द हीट ऑफ फ्लू गैसेस एंड सेंड टू बॉयलर। ये क्या करती है? फ्लू गैसेस का यूज़ करके मतलब बॉयलर में सेंड करती है, ठीक है ना, इकोनोमाइज़र काम, इसलिए हमारी एफिशिएंसी क्या होती है? बढ़ जाती है। टरबाइन क्या होती है कि जो हमारी जो हीट होती है, जैसे आप कुकर देखें दोस्तों, कुकर में जब हमारा हीट बनता है तो सीटी तो भारी होती है, लेकिन तब भी उसको कुकर क्या करता है? पूरा पूरा उठा देता है ना, मतलब हीट में कुछ ना कुछ कार्य करने की क्षमता होती है। उसी हिसाब से जो टरबाइन हम जो टरबाइन को चलाने की क्षमता, जो हमारी हीट होती है ना, तो हीट में क्षमता होती है। जो बॉयलर से स्टीम बनता है उसको सुपर हीट करके जब हम लोग टरबाइन के ब्लेड पर ले जाते हैं, ठीक है ना, उसमें नमी निकाल देते हैं सुपर हीट करके, ताकि टरबाइन का ब्लेड ख़राब ना हो दोस्तों, ठीक है। तो क्या करते हैं कि जो टरबाइन को चलाने का काम करती है ना, हीट में क्षमता है कि वो टरबाइन को घुमा सकती है, और टरबाइन से कपल्ड हमारा अल्टरनेटर होता है, वहाँ से हम बिजली को पैदा करके हम लोग वहाँ से ट्रांसमिट डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा प्रोसेस होता है। और टरबाइन का मेनली हमारा काम क्या होता है? मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या करना? कन्वर्ट करना, ठीक है, क्योंकि घूमती है और घूम करके पैदा करती है, ठीक है ना। अगला क्या है? कंडेंसर। कंडेंसर क्या होता है कि वाटर को फीड करता है, मतलब हेयर स्टीम इज़ कन्वर्टेड इनटू फीड वाटर। यहाँ पर जो स्टीम हमारी टरबाइन से फिर वापस आती है कंडेंसर में, तो वहाँ फिर वो पानी में बदली जाती है, और फिर हम क्या करते हैं? उसको बॉयलर में भेज देते हैं, ठीक है। तो ये कुछ हमारे इंपॉर्टेंट्स पॉइंट है दोस्तों। अगर आपको अच्छा लग रहा होगा दोस्तों, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। और चलिए हम लोग कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज देख लेते हैं। इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज हम लोग इसको देख लेते हैं दोस्तों, क्या है। थर्मल पावर स्टेशन के एडवांटेज हमने यहाँ लिख रखा है हेडिंग में, थर्मल पावर स्टेशन, ठीक है। यहाँ देखिए आपको दिख रहा होगा एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, ठीक है। हमने न्यूक्लियर पावर स्टेशन के जो हमने बताए थे एडवांटेज डिसएडवांटेज, अब हम लोग थर्मल पावर स्टेशन के कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज देख लेते हैं, ठीक है। तो एडवांटेजेस क्या है, पढ़िए ध्यान से। एडवांटेजेस ये हैं कि द फ्यूल, मतलब जो कोल यूज़ कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात इसमें स्टीम कोल यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। कोयले 3 तरह के होते हैं, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, ठीक है। तो क्या हमारा सबसे अच्छा हाई ग्रेड का कोयला कौन सा होता है? तो हमारा कौन सा होता है? एंथ्रासाइट। जो एंथ्रासाइट हमारा कोयला जो होता है बहुत ही बेहतरीन कोयला होता है, ठीक है। एडवांटेजेस क्या है थर्मल पावर प्लांट के? तो इसमें द फ्यूल, मतलब जो कोल यूज़ किया जाता है ना, इस मतलब द फ्यूल यूज्ड इन क्वाइट चीप, मतलब कोल हमारा बहुत सस्ता होता है। दूसरी क्या चीज़ है कि लेस इनिशियल कॉस्ट एज़ कम्पेयर टू अदर जनरेटिंग स्टेशन। हाँ दोस्तों, बता दे रहे हैं कि न्यूक्लियर पावर स्टेशन जो होता है ना, वो लेस स्पेस लेता है। जितने भी जैसे थर्मल और हाइड्रो पावर प्लांट, दो पावर प्लांट की तुलना में, 2-3 पावर प्लांट की तुलना में जो हमारा न्यूक्लियर पावर स्टेशन होता है वो कम जगह लेता है, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, हमारा दूसरा पॉइंट क्या दिया कि लेस इनिशियल कॉस्ट एज़ कम्पेयर टू अदर जनरेटिंग स्टेशन, मतलब इसमें जो इनिशियल कॉस्ट होता है वो कम होता है अदर जनरेटिंग स्टेशन की तुलना में, ठीक है। दूसरी क्या है कि इट कैन बी इंस्टॉल्ड एट एनी प्लेस रेस्पेक्टिव ऑफ द एक्सटेंस ऑफ द कोल। द कोल कैन बी ट्रांसपोर्टेड टू साइट ऑफ द प्लांट बाई रेल और रोड, मतलब हम कहीं भी इसको प्लांट को खोल सकते हैं जहाँ पर रोड बना हो, ट्रेन जा सकती हो, ठीक है ना, वहाँ पे हम लोग इसको खोल सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है कि इट्स रिक्वायर्स लेस स्पेस एज कम्पेयर टू हाइड्रो, मतलब हाइड्रो पावर प्लांट तो भाई देखें आप बड़ा ही होगा, कि वहाँ डैम वम बनता है, टर्बाइंस लगती हैं बहुत तरह की, ठीक है ना। तो उसके तुलना में जो हमारे थर्मल पावर प्लांट है वो कम जगह लेता है, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है, द कॉस्ट ऑफ द जनरेशन, मतलब जनरेशन का जो कॉस्ट होता है वो लेस होता है डीजल पावर प्लांट की तुलना में, मतलब डीजल पावर प्लांट से कम कास्ट में मतलब बिजली पैदा करता है, ठीक है। डिसएडवांटेजेस क्या हैं? डिसएडवांटेजेस इसके यही हैं कि यह जहाँ भी होता है, देखिए इसमें लिखा है इट्स पॉल्यूट्स द
एटमॉस्फेयर ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ स्मोक एंड फ्यूम्स। ठीक है, तो क्या करता है कि वो जहाँ भी इसको हम देखे होंगे आप थर्मल पावर स्टेशन, तो वहाँ पे धुआं निकलता है, कोयला जलेगा धुआं निकलेगा, जिससे हमारा एटमॉस्फेयर में बहुत दिक्कतें होंगी। ठीक है ना। और एक क्वेश्चन पूछता है थर्मल पावर स्टेशन की जो चिमनी होती है उसकी एफिशिएंसी कितनी होती है, तो उसकी एफिशिएंसी होती है दोस्तों 2%। ठीक है, याद रखिएगा थर्मल पावर स्टेशन की एफिशिएंसी कितनी होती है, 2%। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अब क्या होता है दूसरा पॉइंट डिसएडवांटेज में क्या है, इट इज़ कॉस्टलियर इन रनिंग कास्ट एज़ कम्पेयर टू हाइड्रो पावर प्लांट। भाई होगा ही ना। क्या होता है कि जो इसका रनिंग कास्ट होता है ना हाई होता है हाइड्रो पावर प्लांट की तुलना में। हाइड्रो पावर प्लांट में क्या होता है कि इसका इनिशियल कास्ट तो हाई होता है, हाइड्रो पावर प्लांट के क्या होता है कि जो इनिशियल कास्ट होता है वो हाई होता है। इसलिए हाई होता है कि वहाँ पे हम लोग डैम वैम बनाते हैं, टरबाइन लाते हैं, तो उसको बनाने में तो भाई ज़्यादा पैसा लगेगा ना, लेकिन जब बन जाता है तो केवल वहाँ पे हमें बिजली जो पैदा करना होता है, पानी से पैदा करना होता है, तो हमारा क्या होता है सस्ता होता है। मतलब हाइड्रो पावर प्लांट का जो रनिंग कास्ट होगा वो क्या होगा, सस्ता होगा थर्मल पावर स्टेशन की तुलना में। ठीक है, और डीजल पावर प्लांट की भी तुलना में, ठीक है, न्यूक्लियर पावर प्लांट की भी तुलना में इसका रनिंग कास्ट क्या होगा, लो होता है। ठीक है ना, सीधी बात है। हाइड्रो पावर स्टेशन का इसका जीवन काल कितना होता है, 100 साल तक लगभग होता है। अब क्या होता है, ये रनिंग कास्ट क्या होता है इसका थर्मल पावर स्टेशन का क्या होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है, तो अच्छा लगा हो दोस्तों तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करना ना भूलें, और धन्यवाद। ठीक है दोस्तों।